राजू एक गरीब परिवार से था। वो छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बहन का पेट पालता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। बहन की जिम्मेदारी उसकी हो, इसलिए उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। भाई, तुम मेरी वजह से कितनी मुसीबतों का सामना करते हो। आए दिन नए नए काम ढूंढते हो और पैसे कमा कर लाते हो। तू इन सब बातों में क्यों उलझती है? तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा एक दूसरे के सिवा कौन है भला? मैं तो नहीं पढ़ सका, पर तुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकूं, यही मेरी कामयाबी होगी। पर भाई, कई बार ऐसा घिनौना काम भी करना पड़ता है जिससे लोगों की गंदी नजर तुम पर पड़ती है। कोई भी काम गंदा या छोटा नहीं होता, उसे किस मन से किया जाता है वो जरूरी है। राजू किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता था, परंतु पूजा जब उसे छोटे छोटे काम करते देखती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था। वो खुद भी काम करना चाहती, पर राजू हमेशा उसको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा करता था। अभी हाल फिलहाल में उसको घरों में अखबार देने का काम मिला था। वो सुबह उठता है। भाई, अभी तो अंधेरा है, इतनी सुबह उठकर तुम कहाँ जा रहे हो? तू चिंता क्यों करती है? तू तो रात देर तक पढ़ती रही है। जा, थोड़ी देर सो जा, मैं अभी आ जाऊंगा। पर तुम मुझे बताओ तो सही, तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे घरों में अखबार डालने का काम मिला है। इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो वहीं जा रहा हूँ। अखबार खरीद कर लोगों के घर घर पहुँचाऊंगा। भाई को कितनी सुबह सुबह उठकर अखबार देने जाने के लिए निकलना पड़ रहा है। दुनिया इतनी ठंड में अपने घरों में सो रही है और मेरा भाई अखबार देने के लिए जा रहा है। एक बार मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं तो भैया की सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। राजू अखबार देने के लिए निकल पड़ता है। उसके पास साइकिल भी नहीं होती। वो पैदल ही लोगों के घर अखबार पहुंचा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है। अरे राजू, तू यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है? कौन? पंकज? यार पंकज, तू इतने समय बाद कैसा है? क्या कर रहा है? अरे मेरी छोड़, तू इस हालत में क्या बात है? मुझे पूरी बात बता। पंकज, मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मुझ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी आ गई, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। बस इसीलिए छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बहन का पेट पालता हूँ। मुझे आज ये अखबार घर घर देकर आने का काम मिला था, तो वही कर रहा हूँ। मैं रात की ड्यूटी करके आ रहा था, खाली सड़क पर तू दिखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी ठंड में तुम इस तरह। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये जिंदगी है मेरे दोस्त। आज यहाँ तो कल कहाँ किसको पता। यहाँ पर लोग अखबार कम पढ़ते हैं। एक काम कर, तू ये पास वाली कॉलोनी में भी अखबार देना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तेरे काम को रोकना नहीं चाहता, पर हाँ, मेरा फर्ज है कि तुझे अच्छा काम मिल सके। वहाँ लोग 10 बजे के करीब उठते हैं, तो इतनी जल्दी जाने की भी जरूरत नहीं है। 9 बजे भी अगर तू वहाँ पर अखबार देकर आएगा तो सही है। राजू दूसरी कॉलोनी में अखबार डालना शुरू कर देता है। शाम को जब वो पैसे लेने जाता है तो एक घर में पार्टी चल रही होती है, जिसकी वजह से उसको धक्का लगता है और उसके धक्के से पकोड़े की प्लेट चॉकलेट में गिर जाती है। एक मामूली सा अखबार बेचने वाले ने मेरी पार्टी में बने पकोड़े को चॉकलेट में गिरा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में आने की? मैडम, मैं तो आज के अखबार के पैसे लेने आया था। तेरे पैसे लेकर मैं कहीं भाग नहीं जा रही थी। इतनी ज्यादा रकम नहीं थी कि मैं उसी से अपना गुजर बसर करती। आपके लिए वो रकम ज्यादा नहीं होगी, पर मेरे लिए वो आज की पूंजी है। उसी से मेरा घर चलता है। ये ले पैसे और चलता बन यहाँ से। और हाँ, यहाँ जो तूने मेरे चॉकलेट और पकोड़े बर्बाद कर दिए हैं, इनको भी ले जा। सीमा राजू को वो चॉकलेट में डूबे पकोड़े पकड़ा देती है। राजू उन पकोड़े को ले जाते हुए सोचता है, ये अमीर लोग भी बड़े अजीब होते हैं, जरा सी गलती पर इतना सुना देते हैं। इन चॉकलेट पकोड़ों को मैं घर ले जाता हूँ, पूजा खाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। वैसे भी उसको मैं कुछ अच्छा नहीं खिला पाता। राजू उनको ले ही जा रहा होता है कि तभी उसको एक ठोकर लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये लो, एक अच्छी सी चीज मिली थी, वो भी मिट्टी में गिर गई और सिर पे चोट लग गई, वो अलग। इसे कहते हैं कंगाली में और आटा गीला होना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। राजू उठकर खड़ा ही हो रहा होता है कि तभी उसको पकोड़े के अंदर से आवाज सुनाई देती है। राजू,
चिंता न करो, मैं एक जादुई चॉकलेट पकोड़ा हूँ और मेरी ये खासियत है कि मुझे खाने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जो भी कोई बीमारी होगी वो मेरे खाने से दूर हो जाएगी और मैं कभी भी खत्म नहीं हूँ। जादुई पकोड़े, ये भला कैसे हो सकता है? राजू उस पकोड़े को जैसे ही खाता है वैसे ही उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो भागा भागा पूजा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मेरे सुबह से पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द होने लगा है। अगर ऐसा है तो लाओ एक पकोड़ा, मुझे भी खिलाओ। पूजा जैसे ही उस जादुई चॉकलेट पकोड़े को खाती है तो उसका सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो जल्दी ही अपने कोर्स को याद करने में सक्षम हो जाती है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है कि राजू के पास जादुई चॉकलेट पकोड़ा है। अब सब उस जादुई चॉकलेट पकोड़े को खाकर अपने रोगों को दूर करते हैं। भाई, ये जादुई चॉकलेट पकोड़ा हमारे पास है तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है उन्हें ये जादुई चॉकलेट पकोड़ा खिलाकर उनका पेट भरना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी से ये काम शुरू कर देता हूँ। राजू उस जादुई चॉकलेट पकोड़े का सही उपयोग करता है और वो उसकी मदद से अमीर हो जाता है। कमलपुर नामक गांव में पूनम अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे खाने के लिए इस घर में कुंडली मारकर बैठी है। तेरी शक्ल देख देख के तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। अगर तू एक बेटा जनती तो कम से कम मेरे बेटे का वंश तो चलता। बेटी जनी है तूने, ये तो अपने घर चली जाएगी और बेटे को तो खा ही चुकी है। माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, मेरे तो वो सब कुछ ही थे। शीला पूनम को इसी तरह से ताने दे रही थी। तभी उसकी बेटी रीना वहाँ आ जाती है जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। आज स्कूल में शिवानी डोसा लेकर आई थी, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम दोनों का क्या मैं अचार डालूंगी? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोने में रहने दो ना माँ जी। शीला उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते उन्हें एक डोसे की दुकान दिखती है। वहाँ जाकर वो डोसा मांगती है। मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है माँ जी, थोड़ा सा कुछ दे दो। मुझे लगता है तुम दुनिया की सताई हुई हो। क्यों ना तुम मेरे डोसे की दुकान पर काम कर लो। हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। सास ने घर से निकाल दिया, ना ही घर में ठिकाना है ना ही बाहर। मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाती हूँ। पूनम उसकी दुकान पर डोसा बनाना सीखती है और उस दुकान को चलाने में उसकी मदद करती है। कुछ दिन बाद बुढ़िया सारी दुकान उसको सौंपकर भगवान को प्यारी हो जाती है। पूनम और रीना उस दुकान को चलाया करती थी। एक दिन की बात, जब एक भिखारी वहाँ पर उसे भीख मांगने आता है। एक वक्त हमारा भी ऐसा ही था, हमें भी दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लो भैया, तुम ये डोसा खा लो। भिखारी वहाँ से डोसा खाकर चला तो जाता है, पर एक डोसे को उसको देते हुए कहता है कि इस डोसे को हमेशा अपने पास रखना। वो ऐसा ही करती है। जब भी वो डोसा पास में होता था तो उन दोनों माँ बेटी को डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही डोसा बनकर तैयार हो जाते थे। माँ, ये डोसा तो चमत्कारी है। इसके होते हुए हमें डोसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसा चाहो वैसा डोसा अपने आप बन जाता है। इसे तो हमारी बिक्री और होने लगी है। हर कोई हमारे डोसे को पसंद कर रहा है। हाँ, हमने उस भिखारी की मदद की तो उसने हमें आशीर्वाद के रूप में एक जादुई डोसा दे दिया।
इससे अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सबकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। अब पूरे कमलपुर में पूनम के डोसे की चर्चा हो रही थी। हर कोई पूनम के डोसे को खाने के लिए लालायित था। पूनम की दुकान के आगे डोसे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। जब ये बात शिवानी को पता चली तो वो पूनम से मिलने उसके घर आ गई। पूनम, मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। चल, अब घर चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपना और रीना का गुजारा कर लूंगी। अच्छा ये बता, तुझे इतना अच्छा डोसा बनाना कैसे आया? तो आज तेरी दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। दादी माँ, पता है, हमारे पास एक जादुई डोसा है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है। रीना अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। शिवानी उस डोसे को चुराने का इरादा बना लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी सफलता का। अगर वो डोसा मेरे हाथ लग गया तो मुझे भी गरीबी में दिन काटने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं भी अमीर हो जाऊंगी। आज रात यही रुक जाती हूँ और उस डोसे को चुराने की कोशिश करती हूँ। शिवानी वही पूनम के पास रुक जाती है और जब पूनम और रीना सो जाते हैं तो वो उस जादुई डोसे के पास जाती है। अच्छा, तो ये डोसा है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। अब इस डोसे को मेरे पास होना होगा। शिवानी जैसे ही डोसे को हाथ लगाती है तो डोसा अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। इससे तो मेरा हाथ ही जल गया है। एक काम करती हूँ, इसे कपड़े से पकड़ती हूँ। शिवानी उसे कपड़े से जैसे ही पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेता है और शिवानी को अपने अंदर समा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस डोसे से बचाओ, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। पूनम, रीना, इधर आओ, मुझे बचाओ इस डोसे से। आवाज सुनकर पूनम और रीना भागी भागी आती है और शिवानी की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये जादुई डोसा चुराने के लिए आई थी जिससे तुम्हारी दुकान ना चले और मैं इसे अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूं। पर मैं गलत थी, मैं अमीर होना चाहती थी। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद भी तुमने मुझे रात को रुकने की इजाजत दी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। डोसे, तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो। इन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है। ये अब ऐसा नहीं करेंगी। कृपा करके इन्हें माफ कर दो। डोसा शिवानी को अपने अंदर से आजाद कर देता है। शिवानी वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस डोसे ने हमें सब कुछ दिया और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना हम इसकी मदद से लोगों की मदद करें। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं, क्यों ना हम इस डोसे से उन लोगों का पेट भरें। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह से एक बार हमें खाने की जरूरत थी और हमें किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी तरह से ऐसे किसी की जिंदगी में दिन न आए। पूनम और रीना रोज डोसे का भंडारा करके लोगों की मदद करने लगे। एक गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। सड़क दुर्घटना से उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पूरा घर वही चलाया करती थी। ललिता की एक बेटी थी जिसका नाम झुमकी था। वो कक्षा 7 में पढ़ा करती थी। झुमकी, चल अब जल्दी से उठ जा, स्कूल जाने का समय हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ। आपने सब्जी तोड़ लिया या नहीं? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। तू ही पता नहीं ऐसे कैसे हो गई। मैं तो अब सब्जी बेचने भी जा रही हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं अभी उठती हूँ। अच्छा, तो तू नहीं उठेगी? देख तो जरा कौन आया है। कौन आया है? पवन जी आए हैं। क्या? पवन चाचा आए हैं? अभी आती हूँ। झुमकी तुरंत उठ जाती है और वहाँ आती है। माँ, पवन चाचा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो क्या करती? तुझे उठाना था और तुझे उठाने के लिए तेरे पवन चाचा का सहारा लेना पड़ा। उनकी ही तो सिर्फ तू बात मानती है। क्या माँ, आप भी ना? चल अब जा स्कूल जल्दी से, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। ललिता खेती करती थी, सब्जियाँ उगाया करती थी और बाजार आकर बेचा करती थी। ललिता के बेटी झुमकी पड़ोस वाले पवन चाचा से बहुत घुली मिली थी।
आइए आइए भाई जी, बहन जी, ताजे ताजे सब्जी ले लीजिए। कैसी है ललिता? दे दे 2 किलो भिंडी। जी अभी देती हूँ। भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। चल अच्छा है। वैसे क्या सोचा है तूने झुमकी की शादी को लेकर? कब करवा रही है उसकी शादी? झुमकी तो अभी बच्ची है, अभी उसकी शादी की क्या सोचूं? बच्ची? बच्ची तो नहीं है वो। तुझे उसकी शादी की चिंता नहीं सतानी चाहिए क्या दीदी जी? आप भी क्या ये सब सोचना? चल सही है, तेरी जैसी सोच। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। गांव का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ललिता के खेत की भी सभी तैयार सब्जी बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एकमात्र साधन था जिससे कमाई होती थी, अब तो वो भी नहीं बच पाया। अब मैं क्या करूंगी? कई दिनों तक बारिश होती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। ललिता के पास 1 रुपए भी नहीं थे जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। माँ, अब क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे? अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। झुमकी और ललिता दोनों भूख से तड़प रहे थे। तभी पवन कुछ खाने को लेकर आता है। लीजिए, खा लीजिए, कुछ तो राहत मिलेगी। नहीं, अगर हम ये खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? मैंने खा लिया है, ये तो आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। दोनों कई दिनों बाद भोजन करती है। बारिश छूट जाती है, मगर बाढ़ का पानी अभी भी गांव में अटका हुआ था। पूरे खेत में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। अब इतनी जल्दी कौन सा नया काम शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास से थोड़े पैसे उधार ले आती हूँ। बोलूंगी बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा तो खेती करके पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। झुमकी को साथ लेकर ललिता सेठ जी के पास आती है। इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दूं? क्या भरोसा है बाढ़ का पानी कभी खत्म ही ना हो, बरसात फिर से शुरू हो जाए, मेरे तो सारे पैसे अटक जाएंगे, तुझे वापस सब्जी में लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा और तू मेरे पैसे भी नहीं चुका पाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। छोड़ो, पैसा क्या लौटाना, तुम एक काम करो, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो और अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। सारी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? माफ कीजिए, मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। चल निकल मेरे घर से, कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं। ललिता अपनी बेटी को साथ लेकर घर आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं आखिर? कब तक पवन जी हमें खिलाते रहेंगे? पवन खाना लेकर दोनों के पास आता है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ। दोनों खाना खा लेती है। फिर पवन कहता है, मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा, मगर आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। अरे नहीं नहीं, वो जरूरी काम है। नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए, हम अपने आप को संभाल लेंगे। पवन शहर के लिए निकल जाता है। पवन के जाने के बाद ललिता और झुमकी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो दोनों कई दिनों से भूखी पड़ी रहती है। फिर एक दिन जाती हूँ, उसी बाढ़ के पानी में खेत में देखती हूँ, कहीं कुछ होगा तो कोई सब्जी मिलेगी तो बना दूंगी और झुमकी को खिला दूंगी। ललिता उसी बाढ़ के पानी के अंदर चली जाती है। घुटने तक पानी भर जाता है। वो हाथ लगाकर सब्जी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक भिंडी मिलती है। ये तो एक भिंडी है, इससे क्या होगा? जैसे ही ललिता भिंडी को हाथ में उठाती है, भिंडी से आवाज आती है, मैं एक भिंडी हूँ और सिर्फ एक ही काफी हूँ। मतलब? मैं एक जादुई भिंडी हूँ। तुम मुझे जितने टुकड़ों में काटोगी उतनी तरह के अलग अलग सब्जियाँ तुम्हारे पास टोकरी भरकर आ जाएंगे और फिर मैं वापस पहले जैसे ही बन जाऊंगा। ये सुन ललिता बहुत खुश हो जाती है और उसे आजमा कर देखती है। जादुई भिंडी को टुकड़ों में काटती है
और अलग अलग प्रकार की हरे हरे सब्जी टोकरी भरकर वहाँ आ जाते हैं और जादुई भिंडी वापस पहले जैसी हो जाती है। ललिता हर रोज सब्जी लेकर बाजार बेचने जाने लगती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे ललिता अलग अलग जगहों पर नई नई दुकान खोल लेती है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगती है और सब कुछ सही से चलने लगता है। कुछ महीनों बाद पवन वापस गांव आता है। पवन को देख ललिता और झुमकी बहुत खुश होती है। माँ, पवन चाचा को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। आप इनसे शादी कर लो। झुमकी की बात ललिता टाल नहीं पाती है और पवन से शादी कर लेती है। फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।